दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम सीडीपी का पेपर देखेंगे जो कि 4 जनवरी 2022 को ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बनी रही है। वीडियो में कहीं नहीं जाना है, आपको पेशेंस के साथ वीडियो देखना है। और पिछले अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है? मतलब स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण क्या है? सबसे पहले स्थूल कौशल समझते हैं क्या होता है। स्थूल कौशल वो होता है जिसमें बच्चा पूरी तरीके से अपने धड़ पर कंट्रोल करना सीख जाता है। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, एक पैर पर संतुलन करना। जब बच्चा एक पैर पर संतुलन कर लेगा तो इसका मतलब बच्चा पूरे धड़ पर अपने कंट्रोल कर लेता है। एक मटर को उंगली से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना, ये सब आता है सूक्ष्म कौशल के अंदर। इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी छोटी छोटी मसल्स पर कंट्रोल करना सीख जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिमाण है? विकास जो डेवलपमेंट जो है वो किसका रिजल्ट है? आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, किसी व्यक्ति का आनुवांशिक ढांचा। अकेले आनुवांशिक से तो काम चलेगा नहीं, सामाजिक संस्कृति भी से काम नहीं चलेगा। वंशानुगत और अपनाई पारिवारिक ये तो नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, आनुवांशिक और पर्यावरणिक। कहने का मतलब है कुछ जो बच्चे के अंदर गुण आते हैं वो आनुवंशिक होते हैं और कुछ बच्चा जो होता है वो पर्यावरण से सीखता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? 2 से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। और शैशवावस्था आप लोग जानते ही हैं, मध्यावस्था भी आप लोग जानते ही हैं, किशोरावस्था भी आप लोग जानते ही हैं। ये मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। और दोस्तों इनसे क्या होता है कि प्याजे की ये 4 अवस्थाएं जो जरूर एग्जाम्स में एक न एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आप लोग इन सबको अच्छे से लर्न करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला कथन आता है इसका, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चे आजकल जो टीवी पर शो देखते हैं उसी से रिलेटेड अपने खेल खेलते हैं। और दूसरा आर आता है, इन दोनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है। बिल्कुल ये बात भी सही है, बच्चे मोबाइल फोन चलाते हैं और मीडिया जो है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गई है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या कहता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है एक ही। अगला देखते हैं, ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। ए सही है, आर गलत है, ए आर दोनों गलत हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, ए आर की सही व्याख्या करता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन प्याजे से है, प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं? प्याजे ये सुगम बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे कारक बताते हैं जिससे लर्निंग अधिक बिल्कुल इजी हो जाए, बच्चों के लिए बिल्कुल सीखना सरल हो जाए। तो इसमें जो होता है शिक्षक की गतिशीलता होगी, एक्टिविटी टीचर करेगा तो बच्चा सीखेगा। विभिन्न सामग्रियों का प्रावधान भी होगा, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, अलग अलग इकट्ठे सोर्सेज होंगे, उससे भी सीखेगा। मध्य स्तरीय अनुभव भी होगा, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन नहीं होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, किस स्तर पर बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? वे मानते हैं पेड़ पौधे, चलते हुए बादलों, लुढ़कते पत्थरों की मंशा इरादे हो सकते हैं। पहले जीववादी समझते हैं, जीववादी क्या होता है। जीववादी में बच्चा जो है हर निर्जीव चीज को सजीव समझता है, जैसे कि पंखा चल रहा है, कार को, बादलों को, हर चीज को सजीव समझता है। तो इसका जो आंसर होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो होती है। और संवेदी वाली 0 से 2 वर्ष तक होती है। और 7 से 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक और 12 से 15 वर्ष तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, लेव बायोट्स्की ये कहते हैं। जीन पैजे संज्ञानात्मक विकास बताया है, हार्वर्ड कार्ड ने बहुबुद्धि दी है और लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिकता का विकास बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की से है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीख सकते हैं? ये तो आप सभी जानते हैं, वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? समाज के साथ बच्चे क्रिया करके सीख सकते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। दंड उद्दीपन प्रतिक्रिया ये थार्नडाइक का है, दंड वाला पुरस्कार जो है ये कोहलरबर्ग का है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, एक बाल केंद्रित कक्षा, मतलब जिसमें बच्चे बाल केंद्रित हैं कक्षा में,
अब उसमें कैसे क्या होगा, निष्क्रिय, वो निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होंगे सारे बच्चे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब ये जो दोस्तों हैं ये नैतिक विकास से दिए हुए हैं, जो कि कॉलर वर्ग ने 3 नैतिक विकास दिए हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो प्री कन्वेंशनल है जो कि 4 से 10 वर्ष होता है, एक कन्वेंशनल आता है जो कि 10 से 13 वर्ष होता है, और एक आता है पोस्ट कन्वेंशनल जो कि 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों में पाया जाता है। अब जो प्री कन्वेंशनल होता है उसमें बच्चा में नैतिकता का विकास नहीं होता, और पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चे का कन्वेंशनल के अंदर बच्चे के अंदर नैतिक विकास आ जाता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका सही होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की दूसरों के साथ भलाई बनकर अनुमोदित अर्जन करता है। ये जो स्टेटमेंट है वो कॉलर वर्ग की दूसरी अवस्था का स्टेटमेंट है, जिसको हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत डैश बहुबुद्धि वाले व्यक्तियों, वनस्पतियों, जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान कर सकते हैं और जान सकते हैं। उन्होंने दिया है प्राकृतिकवाद के द्वारा। किसके द्वारा? प्राकृतिकवाद के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की, मतलब कई सारी भाषाओं से सीखना अपने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, मतलब वो बताती है लड़के बुद्धिमान होते हैं और जोखिम लेते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण है? इसके अंदर वो जेंडर पक्षपात कर रही है। शिक्षिका जो है ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। जेंडर स्थिरता इसका कोई मतलब नहीं है, समानता से कोई मतलब नहीं है, और ये बच्चों के अंदर भेदभाव पैदा करने वाला जेंडर पक्षपात का सिस्टम है, इसीलिए हमको ये नहीं करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आते हैं। तो देखते हैं क्या है ये। शिक्षकों को अभिकथन ए दिया हुआ है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीकी और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है कि बच्चों को अलग अलग तरीकों से आकलन करना चाहिए। अगला आर वाला कारण इसका आता है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों में जानकारी प्रदान करने में समक्ष नहीं है। ये बात भी सही है, खाली एक तरीके से बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। ए आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है एक ही, बाकी ये गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती, मतलब किसी बच्चे का आकलन नहीं कर सकती। तो देखते हैं पहला है क्या है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं, ये बात सही है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहां कैसे पहुंचे, ये बात भी ठीक है। शिक्षक को सीखने के लिए सुधारित करने के लिए रचनात्मक एक्टिविटी क्रिएटिविटी के साथ काम करना चाहिए। प्रदर्शन बढ़ाना नहीं चाहिए बच्चों के अंदर लगातार, इससे बच्चों की तुलना करेंगे एक दूसरे से तो बच्चों के अंदर कंपटीशन और हीन भावनाएं पैदा हो जाएंगी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा वो होती है जिसके अंदर कि सभी बच्चों को एक साथ बैठ कर पढ़ाया जाता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, कैसा भी बच्चा हो, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसके अंदर क्या है, क्या जरूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, क्या लचीली होना चाहिए हर चीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से दिव्यांगता मतलब डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक संसार में चुनौतियों का कारण बनती है। क्या बनती है? आत्मकेंद्रित और स्वाधीनता डिसेबिलिटीज के अंदर सामाजिक संचार में चुनौतियां बनती हैं। पठन वैफल्य से इसका कोई मतलब नहीं है, पढ़ने से आता है। गुणज का कैलकुलेशन से आता है। गतिमान दिव्यांगता कोई चीज नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन मतलब सरल और सुविधा वाला वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता का महत्व मतलब बहुत सारी चीजों का, गैर प्रासंगिक नहीं है। प्रमुख समूह तो एक के लिए अकेले नहीं कर सकते, मानकीकृत परीक्षण भी नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुत करने के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? मतलब कुछ सामग्री दी हुई है, उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे तो किस प्रकार के बच्चों को मिलेगी? श्रवण बाधित मतलब जो सुन नहीं सकता उसको भी मिल जाएगी, दृष्टि बाधित देख नहीं सकता उसको भी मिल जाएगी, अधिगम्य को बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है उसको भी मिलेगी, और गतिमान दिव्यांगता वाले को मिलेगी। इसका जो ऑप्शन हुआ चारों ही सही होंगे, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आता है,
निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता मतलब डिसेबिलिटी से ये क्वेश्चन है और मैच टाइप का क्वेश्चन है। संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही मतलब एक सही बताना है इसमें। ये इसका ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। गोलज वैफल्य कैलकुलेटर का प्रावधान है, ये तो बात सही है। पठन वैफल्य जो होता है पढ़ने के लिए होता है, ना कि लंबे लंबे कार्य करने के लिए होता है। और श्रवण दोष जिसके अंदर होगा वो तो टेप सुन ही नहीं पाएगा। और दृश्य हानि भी होगी, वो चित्रों का अवलोकन से मतलब नहीं है क्योंकि उसको कम दिखता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है प्रारंभिक कक्षाओं में मतलब शुरुआत की कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। मतलब क्या करना चाहिए शुरुआत की कक्षाओं में। बिना समझे नकल करना नहीं चाहिए, निष्क्रिय रूप से सुनना ये भी गलत है, रटकर याद करना ये भी गलत है। इसका जो है करके सीखना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में अधिकतर आते हैं। और दोस्तों पुराने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे रिपीट होते हैं हर एग्जाम्स में दोस्तों। और आपका सीटेट का जो एग्जाम है वो अगस्त में होने वाला है, उसकी सारी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बस देखते हैं अभिकथन ए क्या है। अभिकथन ए अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है, ये बात भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही नहीं है, ए की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। मतलब बच्चे कक्षा के अंदर एक्टिविटीज करें, टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। मतलब हर चीज को एक सही क्रम में बताना चाहिए, समझाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती, मतलब पॉजिटिविटी का योगदान नहीं देती है। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, ये तो बात सही है। छात्रों के अनुभव शिक्षा, ये बात भी सही है। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, ये बात सही है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर चौथा इसका गलत है। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कथन से ही है और कथन के कई क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। देखते हैं इसका पहला एक क्या कथन कहता है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों को दैनिक जीवन से जोड़ना, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे स्कूल में जीवन के महत्वपूर्ण अनुभव को लेकर आते हैं, ये बात भी सही है। शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करता है। विस्मरण जो होता है भूलने का होता है। अनुकृति मतलब किसी को अनुकृत कर कर देखना, अपने अंदर समझना। अधिसंज्ञान, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चों में भ्रांतियां होती हैं, ये बात सही है। प्राकृतिक होती है, नेचुरल तरीके से होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, मतलब परेशानी महसूस कर रहा है सीखने में, तो आप क्या करेंगे। सीखने में बेहद उत्सुकता दिखाएगा। भाई वो तो उत्सुकता दिखाएगा नहीं जब वो सीख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है। लक्ष्य पर भी ध्यान नहीं देगा, ये बात भी सही है। प्रदर्शन में भी लक्ष्य पर ध्यान नहीं देगा, भी सही है। शिक्षक शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आप लोगों ने मोटिवेशन पढ़ रखा होगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक है। इसको विद्यालय है ऑप्शन इसका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।